बड़ा सवाल है। और 2024 की लड़ाई अब क्या शक्ति पर आकर टिक गई है? राहुल गांधी की ओर से शक्ति को लेकर बयान दिया गया और मोदी ने कैसे इसे हथियार बनाया, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बाइट सुनवाते हैं आपको। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है? जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। घोषणा पत्र उनका जाहिर हो गया है और इसलिए लड़ाई एक तरफ शक्ति के विनाश के लोग करने वाले लोग हैं, दूसरी तरफ शक्ति की पूजा करने वाले लोग। मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। कौन शक्ति का विनाश कर सकता है और कौन शक्ति के आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है, इसका मुकाबला 4 जून को हो जाएगा। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं और तुम हिंदू भी नहीं है। तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता। क्यों नहीं छिलवाया बताओ? देश भर में नफरत फैला रहे हो। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। देश के कोटि कोटि लोग मुझे अपना मानते हैं, अपने परिवार के सदस्य की तरह मुझे प्यार करते हैं और इसलिए मैं कहता हूं 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। तो सवाल यही है कि क्या ये पूरा चुनाव इसी मुद्दे पर होगा? क्या कांग्रेस की शक्ति और बीजेपी जिस तरह से नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, क्या वो उसमें कामयाब होगी? तमाम मुद्दे हैं, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान बन चुके हैं। अरविंद मोहन जी हमारे साथ हैं, कंसल्टिंग एडिटर हैं। तो इसके अलावा हिमांशु भट्ट जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राहुल लाल जी हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का स्वागत है। अरविंद जी, क्या इसी मुद्दे पर चुनाव होगा, इतने हल्के मुद्दे पर? 3 चीजें लग रही हैं। पहली तो हल्का आपने कहा और सचमुच ये हल्का मुद्दा है। जिस किस्म की बयानबाजी का लेवल गिरा है या एक दूसरे पर दोषारोपण होता है, उस हिसाब से हल्का मुद्दा है। लेकिन तब भी मैं कहूंगा कि कांग्रेस को या विपक्ष को सावधान रहना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री का रिकॉर्ड ये है कि वो ऐसे मसलों को उठा के और उसको एक बड़ा चुनावी मुद्दा और सफल चुनावी मुद्दे में बदल देते। तो इसलिए वो सिर्फ नरेंद्र मोदी नहीं है, वो मुल्क के प्रधानमंत्री भी हैं, उनके साथ लोगों की भावना भी जुड़ी हुई है। तो उन पे जैसे भी चोट होती है तुरंत उसको प्रधानमंत्री कुर्सी और फिर देश प्रतिष्ठा से जोड़ के नरेंद्र मोदी उसको बदल लेते हैं। लेकिन तीसरी बात मुझे ज़्यादा बड़ी लगती है, वो ये है कि जिसके साथ किससे चुनावी बॉन्ड का मसला अचानक ऊपर आया है और सरकार और बैंक की तरफ से लगातार ये कोशिश हो रही है कि उन तथ्यों को सामने न किया जाए और उस मुद्दे को ऊपर न लाने दिया जाए। तो इसलिए बीजेपी का पूरा लीडरशिप और पूरी जमात एक नया मुद्दा तलाशने में भी लगी है, वो उसको काउंटर बैलेंस कर ले। और बिल्कुल, और ये मुद्दे अरविंद सर विपक्ष दे रहा है बीजेपी को, जिसका फायदा बीजेपी उठाती है। अजीत मंडोला जी भी हमारे साथ हैं। अजीत जी, इससे पहले 2014 लोकसभा चुनावों की बात करें, जब 19 लोकसभा चुनावों की बात करें, पहले बताया गया कि प्रधानमंत्री चाय वाला है, इसका बहुत ज्यादा जिक्र हुआ, चाय पर चर्चा की उस वक्त शुरुआत हो गई थी। फिर 19 में चौकीदार का जिक्र किया राहुल गांधी ने, तो बीजेपी ने शुरुआत कर दी मैं भी चौकीदार, और पूरा कैंपेन ये चला। और अब मोदी के परिवार को लेकर एक तरफ हमला बोला गया लालू प्रसाद यादव की ओर से,
मैं मोदी का परिवार अभियान बीजेपी ने शुरू कर दिया और अब शक्ति पर आर पार की लड़ाई में आमने सामने विपक्ष और सत्ता पक्ष नजर आ रहे हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? क्या ये मुद्दे रहने वाले हैं इस बार? नहीं, बिल्कुल ये मुद्दे रहने वाले हैं। देखो 2014 का मैं गवाह हूँ। एआईसीसी की बैठक थी यहाँ तालकटोरा स्टेडियम में और मणिशंकर अय्यर बड़े जोश में थे, तो उन्होंने कहा वो चाय वाला है, चाय वाले को हम यहाँ खोखा खोलने की इजाज़त दे देंगे, वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। वो फिर प्राइम मिनिस्टर उस वक्त मोदी जी ने वो बात पकड़ ली, बीजेपी ने उसे बड़ा मुद्दा बना दिया चाय वाला। फिर 2019 की बात है, चौकीदार चोर है का नारा इनकी एक टीम है, उस टीम ने लगाया कुछ कार्यक्रमों में, और उसके बाद जब जैसे मोदी की बात होती तो चौकीदार चोर है के नारे लगते थे। और मैं आपको बताऊं, पार्टी के अंदर बहुत बड़ा धड़ा इसके खिलाफ था, चौकीदार चोर के भी खिलाफ था, चाय वाले के भी खिलाफ था। और दरअसल में कांग्रेस पार्टी इस समय एक ऐसी परिस्थिति बन गई है कांग्रेस के अंदर कि कोई कुछ समझ नहीं पा रहा है कि क्या करना चाहिए। अच्छी खासी न्याय यात्रा चली थी, पहले तो न्याय यात्रा के पक्ष में पूरी 80% कांग्रेस नहीं थी कि न्याय यात्रा निकाली जाए। राहुल गांधी की जिद थी, न्याय यात्रा निकाल दी गई। न्याय यात्रा निकालने के बाद पार्टी का एक धड़ा नहीं चाहता था कि इंडी गठबंधन की एक बैठक हो, इंडी गठबंधन का एक बड़ा भारी वहाँ पर तमाशा हो, क्योंकि कहीं न क्यों एक मैसेज जो माहौल है देश में। देखिए अयोध्या में रामलला की मूर्ति की स्थापना के बाद हिंदूमय वातावरण चल रहा है, एक लहर चल रही है राम मंदिर की। कांग्रेस चिंतित है, कांग्रेस को लग रहा है कि सारे मुद्दे गौण हो गए हैं अयोध्या के सामने, और कहीं ना कहीं बीजेपी बहुत आगे निकल गई है। बीजेपी का आत्मविश्वास, प्रधानमंत्री का आत्मविश्वास अगर आप देखेंगे कि उनको लग ही नहीं रहा है कहीं भी कोई 19-20 होने वाला है अगले चुनाव में। उसके बावजूद कांग्रेस के कुछ चंद मुट्ठी भर रणनीतिकार हैं जो राहुल गांधी को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। वहाँ जो हमारे साथ दो मेहमान और बने हुए हैं, जरा उनको भी शामिल कर लें। हिमांशु जी, इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ लोगों का देश है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहां पर प्रधानमंत्री जिन मुद्दों को लेकर जाना चाहिए, 10 साल से उनकी सरकार है, अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाएं अगर उससे सेटिस्फाई हैं कि देखिए 10 साल में हमने ये किया है। कहाँ शक्ति के चक्कर में पड़ गए? नहीं, कहाँ शक्ति के चक्कर? शक्ति का मतलब क्या है भैया? शक्ति का मतलब क्या है? सनातनियों में शक्ति का मतलब है आद्य देव, और आप शक्ति का जिक्र करोगे और बोलोगे हिंदू धर्म में एक शक्ति होती है, तो स्वाभाविक है। नहीं, दो शक्तियों, अब सफाई आई ना, दो शक्तियों की बात हो रही, देवीय शक्ति और आसुरी शक्ति। भाई साहब उनको फिर उनको समझ के बताना चाहिए, वो गलती कर दी, ये स्पष्टीकरण करना चाहिए। हिंदू शब्द नहीं बोलना नहीं करते, आप ऐसे बोलते रहते हो, तो फिर क्या होगा भैया? आप एक बाजू तो ओमकारेश्वर के मंदिर में जाते हो, चुनाव आते हैं तब गौर दत्तात्रेय जनेऊधारी रुद्राक्षधारी ब्राह्मण बनते हो, और अगर आप ब्राह्मण हो तो क्या आपको आद्यशक्ति का पता है? किसी ब्राह्मण को शक्ति के बारे में न पता हो, शक्ति शब्द का अर्थ न पता हो, ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। राहुल लाल जी, ठीक है। हिमांशु लोगों को पागल बना रहे हो? हिमांशु सर, ठीक है। देखिए, सनातन धर्म के अपमान से जोड़कर इसे बीजेपी देख रही है और कह रही है कि सनातन धर्म का ही अपमान है जो राहुल गांधी ने कहा। राहुल लाल जी, एक तरफ चीजें ठीक करते हैं राहुल गांधी, वहीं दूसरी तरफ खराब कर देते हैं। हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति, जिससे हमारी लड़ाई है। अरे भाई, लड़ाई लड़नी है तो मोदी से लड़िए, आप बीजेपी से लड़िए। शक्ति शब्द से आपकी क्या लड़ाई हो सकती है? देखिए, अब यहाँ पे भाई सनातनी केवल कुछ लोग ही सनातनी नहीं है, सनातन काफी बड़ा विस्तृत चीज है। सनातन धर्म में शक्ति का प्रयोग नकारात्मक रूप में भी है और सकारात्मक रूप में भी है। वहां पे दैवी शक्तियों का वर्णन भी है, तो वहां पे आसुरी शक्तियों का भी वर्णन है। प्रधानमंत्री जबरन राहुल गांधी के बयान को दूसरे खेमे में उठा के ले जा रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी का बयान केवल एक शब्द में क्यों देखा जा रहा है? वो सीधे कह रहे हैं इनकम टैक्स, सीबीआई, तमाम संवैधानिक संस्थाओं का किस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। अब ये अगर आप दुरुपयोग कर रहे हैं, शक्ति जो है कि जो संविधान के संस्थाओं का पॉजिटिव यूज करती, वो निगेटिव यूज कर रही है, उस संदर्भ में वो प्रयोग कर रहे हैं। उसको प्रधानमंत्री मातृ शक्ति से जोड़ के चले गए। मैं तो कह रहा हूँ, ये जो पुराना दृष्टांत था, जब कांग्रेस ने कहा था कि हम बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएंगे, और उस बजरंग दल को प्रधानमंत्री ने उसमें बजरंग बली से जोड़ दिया था। दोनों में कहीं तुलना दिखता है अंजलि जी, बजरंग दल और बजरंग बली? और कर्नाटक के जनता ने जवाब दिया। तेलंगाना में जाके प्रधानमंत्री अगर इस रूप में एक शक्ति शब्द को मातृ शक्ति से जोड़ रहा है, तो आज तो देश की जनता उनसे पूछ रही है
जब मातृशक्ति के ऊपर तमाम हमले हो रहे थे, सेलिब्रिटीज जो कि मुक्केबाज हैं उनको यौन शोषण के आरोप लग रहे थे, ब्रिजभूषण शरण सिंह के घर के ऊपर आपके बुलडोजर आज तक नहीं चले। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर नहीं लेने की बात होती थी, वो तो हंसते मुस्कुराते हुए संसद में बैठे हुए रहे। हम लोगों ने देखा कि मणिपुर में गए तो वहां पर मातृशक्ति के साथ कैसा अन्याय हो रहा था। कि देखिए ये जो प्रधानमंत्री चीजों को बदलते हैं, हमें लग रहा राहुल है लाल, कि चूंकि आपने बजरंग दल और बजरंगबली का जिक्र किया, ठीक है वो गलत हो सकता है और उसका नतीजा भी देखा हमने, फायदा तो कांग्रेस पार्टी को हो गया वहां पर, लेकिन शक्ति शब्द का अर्थ तो समझते हैं ना आप। राहुल गांधी ही मौका दे रहे हैं बीजेपी को, क्यों इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि अपने ही खिलाफ फिर वो चला जाए? अंजलि जी, हमें नहीं लग रहा है कि उन्होंने कोई गलत शब्द का प्रयोग किया था। शक्ति का मतलब आसुरी शक्तियों के अच्छा, साथ हिंदू करते धर्म में हुए शक्ति नेगेटिव से लड़ाई शक्ति- उनकी किस आधार पर उन्होंने ये बयान दिया? हिंदू धर्म में अच्छा, ये किसी बता शक्ति से दीजिए। लड़ाई कैसे हो सकती है? अंजलि जी, अरे शक्ति का देव दानव का पूरा संग्राम जो है कि देखिए भरा पड़ा हुआ है हमारे धर्म ग्रंथों में। लगातार जो कि इंद्र की गद्दी घूमते रहती है, वो हम लोगों ने पढ़ाई है उससे। उस संदर्भ में वो जो दानवी शक्ति है उसके संदर्भ में बात कर रहे हैं। इस बयान से एक बार में दानवी शक्ति नहीं समझ में आती है राहुल जी। इस अजीत बयान जी, में एक मैं आस्पष्टता आप अपनी है। बात देखिए ठीक है, अरविंद जी कुछ कह रहे थे, के लिए और उसको एक मिनट। स्पष्टीकरण देने के लिए कुछ भी बोलते हैं आप। हिमांशु जी, अरविंद जी कुछ कह रहे हैं। इस बयान में एक अस्पष्टता है। अगर असली शक्ति कहना था तो असली शक्ति बोलिए, उसको कोई हर्जा नहीं है। चुनाव में ये बातें बोली जाती हैं, लेकिन आप एक सपाट शब्द शक्ति बोलते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपके अज्ञान का या आपके बोलने की अस्पष्टता को भी बताता है। और प्रधानमंत्री उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कोई सारी शक्ति और असली शक्ति सबको ठीक है, अजीत जी, मैंने अपनी ओर से नहीं कर रहे। अजीत जी, एक प्रॉब्लम है राहुल गांधी के साथ, वो सोचते शायद अंग्रेजी में हैं, बोलते जब हैं वो हिंदी में। हिंदी में एक शब्द है शक्ति, वो बोल गए हिंदू धर्म में एक शब्द है शक्ति। क्या ये भी एक वजह हो सकती है कि वो सोच अंग्रेजी में रहे हैं, बोल हिंदी में रहे हैं, तो वहां पर एक स्लिप ऑफ टंग की गुंजाइश रहती है? बिल्कुल, और यही देखो, वजह है कि वही बीजेपी पकड़ लेती है उसको, वही उनसे प्रधानमंत्री पकड़ गलती लेती हुई। देखो क्या है कि मैं उस दिन का उनका मैंने पूरा भाषण देखा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी मैंने पूरा भाषण देखा। राहुल गांधी ने जो भाषण दिया वो मैं खुद हैरान था कि वो किस दिशा में जा रहे हैं। अच्छा, उन्होंने हिंदू शब्द का अगर इस्तेमाल भी नहीं करते, कहते ऐसी ताकतें हैं जिन ताकतों से हमें जूझना पड़ रहा है, तब भी बात चल जाती। वो ताकत को और शक्ति का इस्तेमाल को समझ नहीं पाए। उन्होंने फिर हिंदू शब्द की शक्ति कह के शायद उनको लगा कि मैं अगर कहूँगा हिंदू की शक्ति तो शायद उनको लगेगा देश को समझ में आएगा। वो उनको शायद वो कहना चाह रहे थे कि ऐसी ताकतें हैं जिनसे वो लड़ाई लड़ रहे हैं। एक ताकत है जो हमको वो संघ का नाम नहीं लिया उन्होंने। नहीं, आगे वो खुलासा भी कर रहे हैं ना, वो ईवीएम की ताकत की बात कर रहे हैं, वो ईडी सीबीआई की ताकत की बात कर रहे हैं, खुलासा भी तो कर रहे हैं ना। वो कह रहे हैं कि हम मंशा पर क्यों नहीं जा रहे हैं, हम लेटर्स पर क्यों जा रहे हैं, स्पिरिट पर क्यों नहीं जा रहे हैं? आपने देखा उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई प्रधानमंत्री मोदी नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी एक मुखौटा है और उसके पीछे वो ताकत, वो कह रहे थे वो शक्तियां हैं। वो शक्तियों का मतलब वो ताकतें बिल्कुल, हैं। शायद अगर वो ये कहते कि हमारी लड़ाई मोदी से बीजेपी से है तो बात समझ में भी सटीक आती। बैठती, ठीक वो खुद ही बैठती। कह रहे हैं, वो अब कह- सवाल ये कि बीजेपी से लड़ाई नहीं है तो क्या पुतिन से लड़ाई है? पुतिन तो जीत गए हैं। बहरहाल आप सभी बने रहिए, रिएक्शंस इस पर कई अलग अलग आए हैं, एक बार रिएक्शंस भी सुनवा देते हैं अपने दर्शकों को। किस नेता की ओर से, किस राजनीतिक दल के इस पर क्या बयान दिया गया, सुनिए। इनको जब जीत मिल जाती है या इनके कई एमपी जीत जाते हैं तो वहाँ ईवीएम ठीक होती है, और जहाँ ये हार जाते हैं वहाँ ईवीएम पे सवाल उठा देते हैं। ईवीएम फुल प्रूफ सिस्टम है, इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है। राहुल जी ने जिस शक्ति का उल्लेख किया है वो असुर शक्तियों का भी उल्लेख किया है और देव शक्तियों से न्याय की उम्मीद की है। राहुल गांधी को सनातन का अपमान करने की आदत पड़ गई है। सनातन का आवा सादा नहीं जानते हैं राहुल गांधी, और ये ताकत, सनातन की ताकत को दुनिया स्वीकार कर रही है। और जिस प्रकार से वो डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि वो सनातन का अपमान कर रहे हैं। सब जगह बैलेट पेपर से ही चुनाव हो रहे हैं। ईवीएम आई थी, उसके बाद वापस लोग बैलेट पेपर पे गए हैं, क्योंकि लोगों के मन में कहीं ना कहीं एक शंका का भाव है कि ईवीएम में वोट डालने पे जिनको हम वोट डालते हैं उनको वोट नहीं मिलता है। ना वो ईवीएम जैसी एक निष्पक्ष चुनाव की वोटिंग मशीन जिसके भरोसे से दुनिया में भारत का मान बढ़ता, लोकतंत्र का मान बढ़ता है। मैं समझ सकता हूं कि राहुल गांधी जी को विचार करना चाहिए वो क्या कह रहे हैं। राहुल जी ने शक्ति की बात कही तो बीजेपी और मोदी जी को
ऐसा अर्थ क्यों निकालना चाहिए कि वो खुद राक्षसी शक्ति हैं? तो कहीं ना कहीं तो उनके मन और दिल में ऐसी बात रही होगी, अपने ऊपर क्यों ले लिया? हिमांशु जी, आपने सुना बहुत सारे बयान कांग्रेस के समर्थकों के, कांग्रेस नेताओं के भी इसमें हैं, जिसमें वो ये खुलासा कर रहे हैं कि राहुल गांधी की मंशा असल में क्या थी। वो कह रहे हैं कि असुरी शक्ति की बात हो रही है। वो ईडी की बात कर रहे थे, सीबीआई की बात कर रहे थे, ईवीएम में जो घोटाले की कथित बात होती है उसकी वो शक्ति की बात कर रहे थे। और उन्होंने एक मिसाल भी दी थी, महाराष्ट्र के कोई बड़े नेता हैं जो इस्तीफा देकर अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। पूरी एक कहानी उन्होंने सुनाई थी। वो नेता ने खुद जाके बोल दिया ये गलत बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। वो नेता ने, मैं नाम नहीं दूंगा क्योंकि आपने भी नाम नहीं दिया तो मैं भी नाम नहीं दूंगा, वो नेता ने जाके बोल दिया है कि ये राहुल गांधी का पॉलिटिकल बयान है, आप उसको भी जिक्र कीजिए। और देखिए, जहां तक बात है, मेरी तो समझ में ये आता है कि राहुल गांधी इज अ परपेचुअल ऑफेंडर। उसकी वजह ये है कि जैसे आपने कहा ना, राहुल गांधी शायद सोचते अंग्रेजी में है। मेरा तो ये मानना है कि राहुल गांधी को जो स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है हिंदी के अंदर, जब वो हिंदी में बात करते हैं तो अंग्रेजी शब्दों में लिख के दी जाती है। मतलब आपको हमारा नमस्कार, मतलब AAPKO HAMARA, ऐसे पूरी स्क्रिप्ट लिख के दी जाती, तो वो जो कहना चाहते हैं वो कह नहीं पाते और फिर ऐसे घोटाले करते हैं। और देखिए, जब आप अच्छा, मंशा गलत नहीं थी उनकी, आप ये कह रहे हैं। जाते हैं, तब होता क्या है कि जब आप फुल टॉस देते हो तो जो बल्लेबाजी कर रहा होता है वो बाउंड्री के बाहर ही मारता है, क्योंकि सामने कौन बैठा है। हिमांशु जी, बैट्समैन तो ठीक है, आप मारेगा अपना ना। पॉइंट रख रहे हैं, ठीक है। अरविंद सर के पास में जाती हूँ एक बार फिर से। अरविंद सर, लेकिन सवाल ये कि जब भाई आपकी हिंदी इंग्लिश की इतनी प्रॉब्लम है, आपको पता है चुनाव नजदीक है, गड़बड़ हो सकती है, तो मौका तो दे ही रहे हैं ना आप। अगर आपको सनातन धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, हिंदू धर्म के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर इस पर बयान ही क्यों देना है? क्यों खुद बयान देकर फंस जाना है? मुश्किलें तो अपनी खुद ही खड़ी कर लेते हैं राहुल गांधी। नहीं, देखिए, दुनिया भर में जो बड़े लोग हैं, जिम्मेवार पदों पर बैठे लोग हैं, वो रिटर्न बयान देते हैं। बहुत सावधानी से उनका बयान लिखा जाता है और फिर वो उसको पढ़ते हैं। बहुत क्रॉस हुए तब जाके कोई जवाब थोड़ा देते हैं। अपने यहाँ ये अपमान माना जाता है। अपने यहाँ नेहरू और लोहिया और जेपी और गांधी, ये सब बड़े लोग थे और एक्सटेम पर बोलना और लंबा बोलना और बड़े मजे से बोलना, इसलिए वो उनका गुण था। आप सब उसी गुण को, महान एक्सटेम पर बोलना कई दफे अच्छा लगता है, लेकिन हर बात चुनावी सभा से लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस तक में हर बात आप एक्सटेम पर ही बोलें, इसकी जरूरत नहीं होती। और क्या गलती होती है वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है, कम से कम राहुल के केस जी, या कई दफे और नेताओं के केस में। तो इससे मेरा मानना है कि रिटर्न बयान भी ऐसे लोगों के लिए रिटर्न बयान लेके बोलने में कोई हर्ज। मायावती बोलती हैं, अपने यहाँ के नेताओं में सिर्फ मायावती एक ऐसी हैं जो रिटर्न बयान, और वो बयान खुद लिखती हैं, वो आमतौर पर उनका बयान बाहर नहीं लिखा जाता। तो वो कई दफे हमको भद्दा लगता है क्योंकि हमको बड़ी स्मार्ट अंग्रेजी हिंदी की आदत है, तो मायावती का बयान पे, लेकिन मायावती की ओर से आप इस तरफ से जुबान फिसलना नहीं देखेंगे। उसकी वजह सिर्फ ये है कि अपना बयान पहले लिख लो, उसको बोलो, कोई सवाल पूछे तो कहीं जरूरत लगे तो एक्शन पर बोलिए। अदरवाइज जब आपसे कमजोरी आपकी है और इस तरह की कमजोरी बार बार आप कर रहे हैं, तो ठीक है, एक्शन पर बोलने की ठीक है। अजीत जी, अभी राहुल लाल एक बात का जिक्र कर रहे थे। अब अगर हम चुनाव की बात करें, प्रधानमंत्री का ये बयान तेलंगाना में सामने आया, तेलंगाना की अपने भाषण में उन्होंने कहा, पहले भी इस तरह के बयान आते रहे हैं। कर्नाटक का जिक्र राहुल लाल जी ने किया कि वहाँ पर कांग्रेस की सरकार आएगी तो बजरंग दल पर बैन लगाएंगे, ये कांग्रेस की तरफ से वक्तव्य आया, लेकिन प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी ने उसको कह दिया बजरंग बली पर बैन लगाएंगे। लेकिन कर्नाटक में ये फॉर्मूला काम नहीं किया। दक्षिण भारत में क्या ये मुद्दा कारगर रहेगा? ये बड़ा भावनात्मक मुद्दा है, धर्म से जुड़ा मुद्दा है, क्या ये मुद्दा वहाँ पर काम करेगा? देखिए, शक्ति का मतलब हमारे हिंदू धर्म में उसको दुर्गा का रूप माना गया है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा का बहुत बड़ी पूजा होती है। दक्षिण भारत में भी माँ भगवती दुर्गा की कई सारे उसमें दक्षिण भारत में पूजा होती है, कई मंदिर वहाँ पे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा ये कहना है कि
आप किन मुद्दों को लेकर न्याय यात्रा पे निकले थे? आपको चुनावी रैली थी, बड़ा मौका था, आपको उन मुद्दों पे बात करनी चाहिए थी। आप अचानक मुद्दों से भटक जाते हैं और आपने वो जो भीड़ देखी और भीड़ में देख के आप एकदम से, जिसे कहते हैं ना, कई बार हम लोगों की एक वैसी लैंग्वेज है, बौरा गया अचानक। आपने देखा भीड़ है, उस भीड़ में आपने उनकी जो भाषा थी, लैंग्वेज थी, नरेंद्र मोदी पर जो जिस तरह से वो टिप्पणियां कर रहे थे, जिस तरीके से बोल रहे थे, वो एक ऐसी पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं जिस पार्टी ने 70 साल इस देश में राज किया। 139 साल पहले उस पार्टी की स्थापना हुई थी, उसने तमाम प्रधानमंत्री दिए हैं। आप एक ऐसे परिवार से आते हैं जब आपसे ये उम्मीद की जाती है कि जब आप भाषण देंगे, जब आप कुछ बोलेंगे तो उन शब्दों का अर्थ होना चाहिए। लेकिन हो ये रहा है कि राहुल गांधी के अचानक से अपनी विचारधारा, कांग्रेसी विचारधारा नहीं है, वो जो बोल रहे हैं वो कांग्रेसी विचारधारा कहीं नहीं लग रही है। अगर आप 2-4 साल के भाषण देखें उनके, खुद कांग्रेस के नेता इस बात को मानते हैं कि राहुल गांधी क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं, वो एकदम जो उनको नहीं बोलना चाहिए वो बोल रहे हैं। शायद कुछ मुद्दों पर इसे कम समझ कहेंगे अजीत सर, या फिर इमेच्योरिटी भी कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा पहला मौका नहीं है जब इस तरह से राहुल गांधी ने बयान दिया हो। इससे पहले भी ना जाने अनगिनत बार, कितनी बार वो बयान दे चुके हैं। राहुल लाल जी, मेरा सवाल ये है कि पार्टी के नेता, जो वरिष्ठ नेता हैं, वो कुछ बोलते क्यों नहीं है राहुल गांधी को? नहीं, इसमें मैं एक बात और कह दूं कि सवाल राहुल गांधी का नहीं है। मणिशंकर अय्यर हैं इनके यहाँ, बहुत बड़े विद्वान हैं, हिंदी अंग्रेजी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उनके एक शब्द ने पूरी कांग्रेस की राजनीति बदल दी। गुजरात का 2018 का चुनाव, वहाँ पर कांग्रेस जीतते जीतते इसलिए हार गई कि मणिशंकर अय्यर, जिन्होंने चाय वाला शब्द ईजाद की थी, उन्होंने नीच शब्द बोला था। उस नीच शब्द को प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे पकड़ा कि जो गुजरात का चुनाव, जिसमें लग रहा था कि कांग्रेस कहीं न कहीं पहली बार सत्ता की तरफ बढ़ रही है, वहाँ पर भी कांग्रेस चूकी और वो हार कांग्रेस को आज इतनी महंगी पड़ रही है कि 2000, भले ही उसके बाद वो 3 राज्यों का चुनाव जीते, लेकिन लोकसभा का चुनाव 19 का हारे और आज कांग्रेस की स्थिति। और इस बात को समझना होगा कांग्रेस को, कम से कम राहुल गांधी को, कि शब्दों का खेल बहुत बड़ा है। और अब जब वक्त ऐसा है कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, तो एक एक शब्द का चयन करके बोलना चाहिए। राहुल लाल जी, इस बात से तो इत्तेफाक रखेंगे कि राहुल गांधी कई बार अपना खुद का ही काम खराब कर लेते हैं। यही बात आ जाती है कि राजा है, राजा के सामने बोले कौन? जो बोलता है, जो आवाज उठाता है, उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। मैच्योर कब होंगे राहुल गांधी? अंजलि जी, देखिए, भाषा विज्ञान में जब हम लोग शब्दों का अर्थ निकालते हैं तो बिल्कुल उसी शब्द के तत्कालिक तौर पर उसी समय से अर्थ नहीं निकालते हैं। कम से कम उसमें पैराग्राफ या आसपास के 2-4 पंक्ति ऊपर, 2-4 पंक्ति नीचे को सुनकर ही अर्थ निकाला जाता है। उस संदर्भ में अगर हम लोग देखें, जिस पर्टिकुलर मामले की बात कर रहे हैं अभी, उसमें हमें नहीं लग रहा, मैं अभी भी व्यक्तिगत तौर पे नहीं हमें समझ में आ रहा है कि वहां पे गड़बड़ी किस जगह पे दिख रही है। उसमें गड़बड़ी, क्योंकि जब आप संदर्भों के साथ चल रहे हैं तो वो शक्ति जो है, वो निगेटिव संदर्भ, जो आसुरी शक्तियां हैं, उसी का स्वतः स्फूर्त इशारा कर रहा है। और मैं दूसरी चीज कह रहा हूँ, हाँ, लालू यादव जी का जो बयान था परिवारवाद को लेके, उस बयान का मैं समर्थन नहीं कर सकता, क्योंकि वो जो बयान था उसमें जिस भाषा शैली, तमाम तरह की चीजों का प्रयोग किया गया, वो एक कठिन चीज था। हालांकि प्रधानमंत्री ने उसको जिस तरह से उन्होंने लिया और फिर विपक्ष ने जिस तरह से जवाब दिया, तो बाद में विपक्ष ने काउंटर जवाब में अपनी स्थिति को मजबूत किया कि प्रधानमंत्री जी ने कहा 140 करोड़ देशवासी उनके परिवार के हिस्से हैं। तो फिर सवाल उठा कि भाई जो किसान हैं, जिनकी मांगें इतने लंबे समय तक रही, या तमाम अन्य लोग जो असंतुष्ट, जो जिसके ऊपर सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ध्यान नहीं दिया, चाहे वो लोग क्यों नहीं रहे? तो वहां तो काउंटर के जगह पर विपक्ष आके कुछ संभाल सकता है। चलिए, मैं ये सवाल को पूरा कर देता हूं। हिमांशु जी, अब कांग्रेस नेताओं की तरफ से बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे हैं। शक्ति पर जिस तरह से पलटवार भारतीय जनता पार्टी का आया और प्रधानमंत्री का पहले आया, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता हमलावर हुए कांग्रेस पार्टी पर, राहुल गांधी पर, तब कांग्रेस की तरफ से भी ये सवाल आ रहे हैं कि जिन शक्तियों की प्रधानमंत्री गिना रहे हैं, बात कर रहे हैं, माताओं की, बहनों की, महिलाओं की, तो बहुत सारे ऐसे घटनाएं गिनवा दी कांग्रेस के नेताओं ने, चाहे वो बृजभूषण शरण का मामला हो, कुश्ती संघ का मामला हो, पहलवान बेटियों का मामला हो, या जो उन्नाव में हुआ उसका मामला हो, या मथुरा का मामला हो, बहुत सारे घटनाएं गिनवा दी। तो क्या ये शक्ति को नहीं मानते? किस उपासना की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं? ये तमाम घटनाएं गिना दी और लगातार ये बयान जारी है। घटनाएं मतलब कितनी घटनाएं गिना दी? अरे मणिपुर की घटना अकेले में भारी है। बृजभूषण शरण सिंह की जहां तक बात है, मैं अभी भी मानता हूं कि बृजभूषण शरण सिंह कसूरवार नहीं है। और वो तय कौन करेगा? क्या विपक्ष करेगा ये तय?
क्या विपक्ष करेगा ये तय? अरे भाई, देखिए, रेप यही में तो तो कम लड़ाई से है। कम लड़की जो कह लोकतंत्र रही की है लड़ाई उसकी जो बात होती पहले है, माननी आप चाहिए। अरे दिल्ली पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल किया है, दिल्ली पुलिस ने। लोकतंत्र के अंदर यही तो लड़ाई है। आपका एक पट है, नहीं, सामने आपको वाले तो का कमजोर एक पट मजबूत है। में देखना होगा भाई। मुझे जब कमजोर की तरफ से आवाज उठती है तो आपको तो एक दफे भरोसा पहले उस पर करना होगा ना। रेप विक्टिम नहीं, अगर कह रही है तो उसके साथ गलत बात हुआ चली है। गई। तब भारत के वही बोल रहा हूं ना मैं कि ये भारत की बदलती लोकशाही है और उसे आपको समझना पड़ेगा। शायद इनको 10 साल और लग जाए। भारतीय लोकशाही किस मोड़ पे जा चुकी है वहां पर देखिए। जब भारत का विभाजन हुआ, आप बोलेंगे कि बेतकल्लुफ बातें हो रही है। बेतकल्लुफ बातें नहीं हो रही। मैं बोल रहा हूं भारत का विभाजन हुआ, बहुत स्पष्ट हुआ था कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम, मुस्लिम और हिंदू नहीं कहा गया था कभी भी। वो नॉन मुस्लिम की जो बातें हैं उसको एक सेक्युलरिज्म का जामा पहना के जो 70 साल चला, वो अब की राजनीति में नहीं चल रहा है और वही तकलीफ इसका ब्रजभूषण शरण सिंह, आप ब्रजभूषण शरण सिंह के मामले से क्या इसका मतलब है? आप तो किसी और ही संदर्भ में पहुंच गए हैं। सामने आप जा रहे हैं तो फिर उसी हिसाब से तैयारी भी आपको करनी